नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है ताल ठोके का। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर आपको बता दे। लेह के आसपास 20,000 सैनिकों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। लेह के आसपास बताया जा रहा है 20,000 सैनिकों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। भारत चीन तनाव के बीच जी न्यूज एक्सक्लूसिव सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है। 20,000 सैनिकों के रहने के इंतजाम की तैयारी लेह के आसपास। आप जानते हैं सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस वक्त लेह लद्दाख दौरे पर हैं। कल आरकेएस भदौरिया जो है उन्होंने सीमावर्ती हवाई ठिकानों का दौरा किया, ईस्टर्न कमांड का जायजा लिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस वक्त लद्दाख में, लेह लद्दाख में है, 2 दिन के दौरे पर है। ब्रिगेडियर लेवल की लगातार बातचीत की जा रही है। वो भी बताया जा रहा है कि वो भी लगभग बेनतीजा रह रही है। अब हाई लेवल मीटिंग होगी, ये भी निकलकर खबर सामने आ रही है। और इस बीच ये बड़ी खबर 20,000 सैनिकों के रहने का इंतजाम की तैयारी लेह में। मतलब समझ रहे हैं आप, तैयारी पूरी है, कुछ भी हो सकता है। 20,000 सैनिकों के रहने की व्यवस्था की जा रही है लेह में। ये ऐसे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस वक्त लेह लद्दाख में है, 2 दिवसीय दौरे पर है। तनाव लगातार बढ़ रहा है। 2.5 महीने में चीन ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। हमारी मुस्तैदी की वजह से वो कोशिश नाकाम रही, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, 2 तस्वीरें देखिए आप समझ जाएंगे, हलचल बहुत ज्यादा तेज है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह में और वायुसेना सेना प्रमुख लेह लद्दाख में, और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया वो ईस्टर्न कमांड का जायजा ले रहे हैं। सीमावर्ती हवाई ठिकानों का दौरा किया। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो बताया जा रहा है कि एक चीज जो पहली बार हुई है वो ये कि 1962 में जिन इलाकों पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं था, उन इलाकों में भी, जिन इलाकों में, जिन चोटियों पर भारतीय सेना ने अपनी सेना नहीं भेजी थी, उन पर भी भारतीय सेना ने उन चोटियों पर भी कब्जा कर लिया है। यानी कि जो 62 में गवाया, 2020 में भी उनको हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो 62 की भूल थी वो भूगोल सुधार, कुछ ऐसी चोटियां हैं जिन पर 62 के बाद पहली बार हमने कब्जा कर लिया है हमारी सेना ने। हमारे साथ पूर्व सेना प्रमुख जे सिंह, पूर्व सेना प्रमुख इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल विशंबर दयाल है, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सेना और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जे सिंह सर, तैयारी पूरी है, दोबारा भूल तो नहीं करेगा भिड़ने की, क्योंकि इस बार भिड़ेगा तो बुरा पिटेगा फिर चाइना। जो कुछ हुआ है तैयारी हमारी पूरी है जे सिंह सर। यस, बहुत सक्षम है हमारी फौजें हमारी हिफाजत करने के लिए। और मैं यकीन से कह सकता हूं, आपके मीडिया के ज़रिए पूरे देशवासियों को आश्वासन दे सकता हूं कि हम, अगर चीन कोई गलत नापाक इरादे से कुछ करता है, पहली बार तो उनको छोटे लेवल पे दिखा दिया। अगर वो ज़्यादा तंग करते हैं, ज़्यादा नापाक काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो फिर हम, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि हम उनको उनकी ही भाषा में जवाब देंगे, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उसकी तैयारी हमने पूरी की है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी फ़ौजें तैनात रहेंगी। और सर्दी के मौसम में जबकि बर्फ़ पड़ जाएगी तब भी हम वहाँ टिके रहेंगे और देखेंगे चीन कब तक हमें ये धमकियां देता रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, 20,000 सैनिकों के रहने के इंतजाम की तैयारी देखी है, इसका क्या मतलब है? मतलब या हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ बड़ा हो रहा है या होने जा रहा है, कुछ चीजें डिस्टर्ब हैं, टेंस हैं, ब्रिगेडियर लेवल की टॉक भी, वो भी बताया जा रहा है, वो भी बेनतीजा रही है, उच्च स्तरीय बातचीत होगी, कुछ चीजें बड़ी हो रही हैं क्या? 20,000 सैनिकों के लेह में रहने की व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है, वहां पर तैयारी की जा रही है। संजय कुलकर्णी, देखिए, जब भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जाते हैं और वो इस मकसद से गए हैं समीक्षा करने के लिए, ब्रीफिंग लेने के लिए, उनको अपना जो उनके दिमाग में है, क्या विजन है, वो क्या चाहते हैं, वो बताने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब सर्दी आने वाली है,
अब सर्दी आने वाली है, आप जो नॉर्मल जो आदमी है वो समझने की कोशिश करे कि -20, -30 इस तरह के टेम्परेचर्स होते हैं, इससे भी कई बार, और इसको और ये बदतर हो जाता है जब विंड चिल फैक्टर होता है, बहुत जबरदस्त हवा। उस सबको मद्देनजर रखते हुए ये यकीन किया जा रहा है कि सारे के सारों का बंदोबस्त होगा, रहने का बंदोबस्त है, खाने का बंदोबस्त है, मेडिसिन का बंदोबस्त है, सब कुछ। संजय कुलकर्णी, एक चीज मुझे बताइए, कहा यह जा रहा है कि चीन इसलिए इतना ज्यादा बौखला गया है क्योंकि कुछ ऐसी चोटियां, कुछ ऐसे टॉप्स, कुछ ऐसे इलाके जिन पर 62 के बाद पहली बार, मतलब 62 के बाद थे हमारी तरफ, हमने उन पर सेना नहीं भेजी थी, 62 के बाद पहली बार उन चोटियों पर हमने कब्जा किया। मतलब ये भूल सुधार और भूगोल सुधार भी किया जा रहा है। 62 में गवाया, 20 में पाया, इसलिए भी चीन थोड़ा फड़फड़ा रहा है, बौखलाया हुआ है। संजय कुलकर्णी, ये देखिएगा चीन क्या करता है। चीन उकसा रहा है देखने के लिए कि हिंदुस्तान कितना सक्षम है, क्या कर सकता है। उस चीन को इस बात का अंदेशा गलवान में हुआ, उसके बाद अब दोबारा ब्लैक टॉप में हुआ, हेलमेट टॉप के ऊपर हुआ, जब वो सदर्न बैंक और पंजाब समेत इस तरह के प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट्स करने की कोशिश कर रहा था। अब उसने देख लिया है कि हिंदुस्तान जो है टक्कर देने की पूरी काबिलियत रखता है और देने के लिए तैयारी कर रहा है। क्योंकि 62 के बाद जिन इलाकों पर हमने सेना नहीं भेजी, ऐसी चोटियों पर हम कब्जा कर रहे हैं। आप देखिए मगर हिल, गुरुंग हिल, रजांगला, हेलमेट टॉप, अपना ब्लैक टॉप, ये जितने फीचर्स हैं जहां पे हम लोग पेट्रोलिंग करते थे, जैसे आप कह रहे हैं हमारे कब्जे में है, ये क्या दर्शाता है कि हिंदुस्तान ने प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लिए हैं। ये नहीं कह रहा हूं, हम प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लिए हैं कि इस तरह की दोबारा चीन जो है हरकत ना करे। हरकत करेगा तो जैसे को तैसा, और उसको जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा जो वो चाहता है। लेकिन मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही, जनरल एसपी सिन्हा, अब पिटने के लिए फिर क्यों आएगा चीन? मतलब इतनी पिटाई, गलवान से लेकर पेंगोंग तक पिटाई, बाद में उसकी सफाई, हम कर रहे हैं लगातार चढ़ाई, अब क्यों आएगा चीन फिर पिटने के लिए? पिटने का शौक है क्या चीन को? फिर आएगा ऐसी तैयारी। 20,000 सैनिकों के रहने की व्यवस्था। कल आरकेएस भदौरिया, हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं, वो ईस्टर्न कमांड का दौरा कर रहे हैं, सीमावर्ती हवाई अड्डों का दौरा कर रहे हैं। आज सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर पहुंच चुके हैं। तैयारी पूरी है। ऊंची चोटियों पर हम जो है ब्लैक टॉप से लेकर तमाम ऊंची चोटियों पर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर हम पहले कभी नहीं थे। हमको एज है। फिर पिटने का शौक है कि चीन को? अमन, पहली बात है कि जो थेथर होता है ना, उसके सोच और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता, जो डीएनए उसका होता है। चीन मार खा खा के भी दिखाना चाहता है कि वो अभी वो हार नहीं मान रहा है। देखिए चाइना में एक शब्द है मियांजी। मियांजी का मतलब होता है फेस सेविंग। फेस सेविंग का मतलब है कि प्रेसिडेंट जी अपने छवि को, वो उसकी सोच है, तो वो अपनी छवि को कैसे बरकरार रहेगा। नाइट 15-16 जून की रात को जो शौर्य प्रदर्शन 16 बिहार ने किया, उसके बाद तो पीएलए में हड़कंप मच गया। ये 2 तस्वीरें क्या बता रही हैं? आपको बताइए ना। मतलब एक तरफ वायुसेना प्रमुख, एक तरफ सेना प्रमुख। जब देश के सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ग्राउंड पर हों तो क्या मैसेज जाता है, ये बताइए। ये तस्वीरें बहुत बड़ी हैं ताल ठोके के लिहाज से। ये देखिए आप, हवा से लेकर जमीन तक चीन को कैसे मिलेगा जवाब। आरकेएस भदौरिया वायुसेना प्रमुख, वो इस वक्त सीमावर्ती हवाई ठिकानों का उन्होंने दौरा किया कल, और आज सेना प्रमुख एसपी सिन्हा साहब। ये तस्वीरें बहुत बड़ी है, चीन के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। ये बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि ये संदेश क्या देता है कि ग्राउंड जीरो पे ये लोग जाके विजिट कर रहे हैं, सर्विसेज चीफ, और रिव्यू कर रहे हैं पूरी तरह से प्रिपेयर्डनेस। इसके कई माने हैं। पहला कि जो रैंक एंड फाइल है उसका मोराल ऊपर जाता है। दूसरा, तैयारी क्या है जमीनी स्तर पे उसका पूरी तरह से अपने को अवगत कराते हैं, और इस आधार पे जब सीडीएस को ब्रीफिंग होगा या सीसीएस को ब्रीफिंग होगा, रक्षा मंत्री जी को ब्रीफिंग होगा, प्रधानमंत्री जी का ब्रीफिंग होगा, तो आप ये मान के चलिए कि वॉर सिनेरियो के लिए सब बिंदुओं पर अवगत कराया जाएगा। देखिए, हम लोग की फौज में सिखलाई है, कैटर फॉर द वर्स्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट कंटीजेंसी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैटर फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट क्या हो सकता है? युद्ध होगा। तो क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न है। चीन युद्ध की गलती नहीं करेगा ना भारत से। वो कर ही नहीं सकता। पिटाई हो चुकी है गलवान से लेकर पेंगोंग तक, कर ही नहीं सकता। पिटने की आदत होगी तो फिर भिड़ेगा। अब भिड़ेगा तो बुरा पिटेगा। अमन, वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पीएलए आर्मी जो है वो व्हाइट पेपर टाइगर आर्मी है। लेकिन ये 2 तस्वीरें देखिए, जो 62 में गवाया 2020 में वापस आया। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। ताल ठोके में जो 62 में गवाया
वो 2020 में वापस पाया जनरल विशंबर दयाल। जनरल विशंबर दयाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर। जनरल विशंबर दयाल, मतलब भूल सुधार और भूगोल सुधार दोनों तरफ तैयारी पूरी, मैसेज तगड़ा चीन को, 1 इंच में भी अब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। देखिए अमन, मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूं कि चाइना सिर्फ एक भाषा समझता है। जो बातों के जो लातों के भूत होते हैं वो बातें नहीं समझते। और मैं ये बहुत दिन से कह रहा हूं कि चाइना को लात मारना शुरू करो, वो समझ जाएगा। भारतीय सेना ने ये जो पिछले 3-4 दिन में जो कार्रवाई की है बहुत काबिल तारीफ है और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न कमांड और जो ट्रूप्स जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है वो उसके बिल्कुल उनको बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक बधाई, वो देश की बधाई के पात्र है। लेकिन इतना करके रुक जाने से चाइना वापस जाने वाला नहीं है। मेरा मतलब ये है कि इतना हमें चाइना के हमें बातों में, चाइना की चाल में नहीं फंसना है। चाइना चाहता है हम वहां लंबे समय तक उसकी तरह इंतजार करें। ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी एक्रेशन फोर्सेज हैं, जो आपने एक सवाल पूछा था कि 20,000 के ठहरने की, बिल्कुल इसका मतलब हमारी एक्रेशन फोर्सेज हैं, जो हमारे वहां ट्रूप्स थे उनके लिए हमारे पास सफिशिएंट सब कुछ है। एक्रेशन फोर्सेज हैं, हम चाइना के अगेंस्ट लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर इस बार किसी तरह से लड़ाई हुई तो भारतीय सेना उसको बहुत बुरी तरह से पछाड़ेगी। और मैं तो चाहता हूं कि लड़िए मत, आप ओपन वॉर मत कीजिए। जो चाइना करता रहा है अब तक उसको खुल के कीजिए। अब आप सब एक आपको उसने फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी देखिए, जनरल जेजे है और जनरल कुलकर्णी है, बहुत एक्सपीरियंस और हमारे चीफ है। सर एक फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो 15-16 जून को दी थी, हमने उसके बाद मिस कर दिया। वो फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी है, वी शुड नॉट, उसको आराम मत करने दो, लगातार उसको अब ठोको। ऐसी हर जगह पे मैं तो कह रहा हूं पूरा जहां जहां अनसेटल्ड बॉर्डर है, चाइना से कोई भी बात मत करो। और जो 1993 ऑनवर्ड जो 5 ट्रीटीज हैं उससे विड्रॉ करो और चाइना को 2 टूक बोलो, पहले बॉर्डर रिजॉल्व करो, जो हमारी लाइन थी उससे ट्रूप्स विड्रॉ करो, उसके बाद कोई बातचीत सही मौका जनरल जेजे सिंह, सही मौका जो विशंबर दयाल कह रहे हैं। जब आप पूरी लड़ाई मत लड़िए, आप इन्फेंट्री ओरिएंटेड लड़ाई लड़िए, ट्रूप्स ओरिएंटेड, आप उसको ठोक दोगे। आप भी वो मत कीजिए गलती जो पहले हुई है, पर जो लिमिटेड एक्शन है जो अभी हुआ है, ऐसे एक्शन कीजिए और उसको रिएक्ट करने दीजिए और फिर उसको ठोकिए। सही मौका जनरल जेजे सिंह, जो विशंबर दयाल कह रहे हैं। यस अमन देखिए, हमको युद्ध की बात बड़े लाइट हार्टेड तरीके से, हल्के सोच के तरीके से नहीं करनी चाहिए। हम एक जिम्मेवार और जवाबदार डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। अमेरिका जो है सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी है, नंबर 1 वर्ल्ड पावर है। लेकिन इंडिया अभी कम नहीं है, इंडिया अभी सेकंड पोजीशन पे आने वाला है, चाइना को भी हरा सकता है हम लोग। तो इसलिए हमें सोच से करना चाहिए जो भी करना है। लेकिन संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियरली हमने दे दिया है। संदेश ये है कि 1962 का इतिहास पढ़िए, चीन के जो लीडर हैं उनको पढ़ना चाहिए। उस समय जब वो तैयार थे, हमारे लीडर बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमारे आर्मी को भी बोला गया था कि बातों से होगा सलूशन, क्योंकि हमने चाइना की बात मानी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर उधर हाजिर नहीं थे, हमारा रक्षा मंत्री हाजिर नहीं था, तो और भी हमारे ओहदेदार हाजिर नहीं थे। मतलब उसके साथ अगर अभी कंपेयर करें तो हमारे तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री फॉरवर्ड एरियाज में, लद्दाख में गए, आगे भी गए, और हमारे आर्मी चीफ गए हैं, हमारे एयरफोर्स चीफ गए हैं। तो इसलिए इसको जब कंपेयर करेंगे चाइनीज़, वो समझ जाएंगे कि इस बार बहुत महंगा सौदा होगा। और हमारा जो फौज के जो क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट है, हमारी सक्षमता है जो, वो 62 से बहुत आगे बढ़ चुकी है। और मैन टू मैन, इंसान से इंसान, फौजी से फौजी, हमारा जवान उनके जवान से 10 गुना अच्छा है, क्योंकि उनके जवान 2 से 4 साल की सर्विस करते हैं, वो भी कॉन्स्क्रिप्ट। वो तो खुशी मनाते हैं जब उनके 4 साल पूरे हो जाते हैं कि हम वापस जा रहे हैं अपने पढ़ने के लिए या काम करने के लिए। तो हमारी फौज की मोटिवेशन, हमारी फौज की ट्रेनिंग, हमारी फौज की लीडरशिप, उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि चाइना के लीडर जो हैं वो जाग जाएं।
अब उनकी मजबूरी क्या है? बहुत बड़ी बात। जैसे कोई बोल चुका है मेरे पैनल में अभी जी, उनकी मजबूरी ये थी कि शी जिनपिंग ने जो ये एक मिस कैलकुलेशन किया कि हम अभी कोविड का भी समय है और हम एक्सरसाइज पे ले जाएंगे जवानों को, फौज को, आर्मर, आर्टिलरी, सबको, मिसाइल्स को, फिर वहां से अचानक ही हिंदुस्तान के ऊपर जो हमारा एरिया जो हमको इंटरेस्टेड है, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, उसको कब्जा कर लें। और एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर सा विदेश मंत्रालय का बयान आया है, मुझे बताना जरूरी है। भारत चीन विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान, चीन की साजिश की वजह से सीमा पर हालात बिगड़े। चीन की साजिश की वजह से, चीन की तरफ से जो एक तरफा यथास्थिति खराब करने की कोशिश की गई, चीन की साजिश की वजह से सीमा पर हालात बिगड़े। भारतीय विदेश मंत्रालय, पुराने हालात बहाल करने के लिए चीन फौरन कदम उठाए। एलएसी पर दोनों देशों के ग्राउंड कमांडर्स की बैठक जारी है। यह भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान कि चीन की वजह से हालात सीमा पर खराब हुए हैं। ये भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लगातार बैठकें चल रही है, आज भी ब्रिगेडियर सर की बातचीत हुई, लेकिन वो भी बताया जा रहा है कि वो भी बेनतीजा रही है। सुधांशु त्रिवेदी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, 62 में गवाया, 2020 में पाया। 62 की भूल, अब भूगोल सुधार कर रहे हैं क्या हम? देखिए, यहां पर जहां तक मिलिट्री यानी सामरिक पक्ष की बात है, जब इतने बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं और जिसमें पूर्व सेना प्रमुख भी हैं, तो मेरा बोलना कुछ अनाधिकार चेष्टा होगा। इस विषय पर रक्षा विशेषज्ञों ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हमारी फौज की क्या क्षमता है और हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। अभी जब जे सिंह जो एक बात बोल रहे थे, मैं उससे पिकअप करना चाहता था। उन्होंने कहा कि वहां की फौज में लोग शॉर्ट कमीशन पे जाते हैं और जैसे ही वो 4-5 वर्ष की अवधि पूरी होती है, वो एकदम ये खैर मनाते हैं, चलो भाई वहां से पीछा छूटा। ये मनोविज्ञान में अंतर है। भारत में फौज तो फौज, मैं फिर बात कह रहा हूं, किसी को भले विवादास्पद लगे, भारत में अनेक समुदाय, क्षेत्र और जातियां ऐसी हैं जिनके अंदर आत्म बलिदान की गौरवशाली परंपरा है। तो वहां तो कोई ये तो सोचिए, पीछे हटना छोड़िए, यदि कोई बलिदान हो गया तो वहां गांव और परिवार ये कहता कि हमारे यहाँ इतने बलिदान हुए थे, हम और जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे मनोविज्ञान और उनके मनोविज्ञान में क्या अंतर है। और एक और बात है, चीन ने 78 में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी, तो 42 साल से कम उम्र के सारे बच्चे माँ बाप की इकलौती औलाद हैं, तो सब पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, उसमें से कोई रफ नहीं है जो भारत में गांवों में जिस प्रकार से उभर के सामने आते हैं। और एक और बात भी है, उस जमाने में 62 में भले ही चाइना 49 में कम्युनिस्ट हो गया था, पर बुद्धिस्ट सांस्कृतिक प्रभाव था, यानी एक मॉरल वैल्यूज थी। आज वो पूरी तरीके से मेटेरियलिस्टिक है और पूरी तरीके से अथीस्ट है, यानी नास्तिक और भौतिकवादी, जहां कोई इंस्पिरेशन सैनिक के पास नहीं होता है। और चौथी बात, 62 के युद्ध के बाद 79 में चाइना ने लड़ाई लड़ी है, वियतनाम वॉर। उसके बाद तो कोई लड़ाई लड़ी नहीं है, ना आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है, ना जो यूएन फोर्सेज है उसमें चाइना की बहुत भागीदारी है। हमने 5 युद्ध लड़े हैं, आतंकवाद से निरंतर लड़ रहे हैं। तो हमारी सेना की गुणवत्ता बहुत बेहतर है। अब एक बात और कह दूंगा अमन जी, जी सेना के विषय में तो ये लोग बोलेंगे सरकार क्या कर रही है। आप देखिए मोदी जी के नेतृत्व की कुशलता देखिए कि अभी आपने देखा थल सेना अध्यक्ष लद्दाख में है, वायु सेना अध्यक्ष पूर्वी कमान पे है, रक्षा मंत्री रूस के दौरे पर है। इस समय रूस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है यदि किसी प्रकार का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। और प्रधानमंत्री जी शाम को बात करेंगे अमेरिका में, जहां से कुछ मैसेज निकल सकता है। और अभी विदेश मंत्रालय का आपने बयान देखा, क्या इतनी सक्रिय प्रभावी स्थिति। और 71 साल हो गए चीन का वर्तमान स्वरूप आए हुए, पहली बार चीन ने भारत पर आरोप लगाया है कि हम उसके क्षेत्र में घुस गए, और पहली बार विदेश मंत्रालय का ऐसा कड़ा बयान आया है जो आपने भी देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सामरिक विषय हो, कूटनीतिक विषय हो या आर्थिक विषय, अभी कल 118 ऐप पे प्रतिबंध लगा है। पूरी तरीके से सरकार सजग है, सतर्क है और राष्ट्र रक्षा के प्रति कृत संकल्पित है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, गजेंद्र सिंह सांपला साहब है। गजेंद्र सिंह सांकला जी, मतलब आप लोगों ने नेहरू काल में कांग्रेस ने क्या गलती की, कैसे 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन को प्लेटर में सजा के दे दी गई, वो गलती आप लोगों ने की, कोई हिसाब नहीं मांग रहा है। लेकिन अगर कोई गलती आप भूल सुधार कर रहा है, कम से कम उसका साथ तो देना चाहिए ना कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जो है बॉर्डर पर जो एग्रेशन वो मोदी में डिजास्टर है। गलती पर हिसाब कोई नहीं मांग रहा। आप लोगों से गलती हुई, कोई दिक्कत नहीं है, अब जो हुआ अब उसको नहीं वापस, लेकिन कोई भूल सुधार कर रहा है तो उसका तो साथ देना चाहिए ना गजेंद्र जी। ठीक कह रहा हूं नहीं मैं?
सर बिल्कुल साथ देना चाहिए। भारत की सेना बहुत सक्षम है और विशेष तौर से पिछले 70 सालों के अंदर लंबे टाइम कांग्रेस ने देश पर राज किया है और देश की सेनाओं को सक्षम करने के अंदर अपना पूरा सहयोग दिया है। उसी का नतीजा है कि आज हमारी सेना सशक्त होकर के और हमारी सरहदों पर तैनात है। लेकिन चिंता करने की बात यह है कि पिछले 6 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान के जितने भी मित्रवत देश हैं उन सब के साथ हमारे संबंध खराब हुए, कौन? पाकिस्तान? हमें नुकसान हुआ। चीन? हमारे संबंध सब लोगों के साथ में अच्छे नहीं है। हमारी कूटनीति के अंदर, हमारी विदेश नीति के अंदर कहां कहां पर कमियां रही है, इस पर भी विवेचना करने की आवश्यकता है। आज सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि पिछले 6 सालों के अंदर केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुरानी सरकारों के द्वारा इस देश की सुरक्षा के लिए, देश की राष्ट्र नीति के लिए, देश की बहबूदी के लिए जो निर्णय किए गए उनके साथ सहयोगात्मक रवैया करके और उनसे सहयोग लेने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। देश को सच्चाई बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज आप देखिए स्थिति यह है कि चीन हमारी सरजमी के ऊपर किस तरह से घुसपैठ का दुस्साहस कर रहा है और हमारी सरकार उसको आंख में आंख डाल करके बात करने को तैयार नहीं है। ये अपने आप में बहुत चिंता वाली बात है। क्यों आप चीन के राष्ट्रपति को बुलाकर आगरा पर झूला झुलवा सकते हैं, उसको आप यहां पर बुला करके आनंद करवा सकते हैं, क्यों नहीं चीन के सेना पर जब सीमा पर तनाव है तो आप उसके साथ बैठ करके 1 to 1 बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 5 दौर की वार्ता होने के बावजूद भी आज बहुत बड़ा तनाव सीमा पर मौजूद है और लगातार हमारी सीमाओं के ऊपर अतिक्रमण से लेकर पैंगोंग तक कैसे खदेड़ा गया। एक शब्द उस पर बोल दीजिए, एक शब्द बोल दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। एक शब्द हमारी सेना के पराक्रम पर, गलवान से लेकर पैंगोंग तक कैसे खदेड़ा गया है। अब दक्षिणी छोर पर हमारी सेना, आपकी सेना, हमारी सेना दक्षिणी छोर पर अगर पूरी टिक गई है, अगर पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं, जो 62 में गवाया 2020 में पाया, एक शब्द बोल दीजिए सर सेना कुर्बानी देकर इस देश की सरहदों को बचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार की जो नीतियों की वजह से हमारे निर्दोष सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, उसकी स्वीकार्यता भी इस सरकार को करनी चाहिए। सरकार की वजह से सैनिकों की जान जा रही है, ठीक है, बता दीजिए सुधांशु त्रिवेदी, फिर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान विशेष तौर पर गजेंद्र सिंह सांकला जी के लिए सुनाऊंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी आप जवाब दे दीजिए। पहले कहना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति के पूर्वजों के साथ इतना बड़ा घात हुआ हो, नेहरू जी के जीवन की सबसे बड़ी असफलता, सबसे बड़ा घात 1962 का चीन था, तो आज तो एक कसक होनी चाहिए कांग्रेस के मन में कि हम कैसे चीन के प्रति प्रतिक्रिया करें। यहाँ तो वो चीन के साथ करार और व्यापार करते नजर आते हैं और वर्तमान समय में जब विवाद चल रहा है तो उनका पक्ष लेते नजर आते हैं। सांकला साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो जो किया सेना को मजबूत करने के लिए, हम मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। 1959 ड्वाइट आइजनहावर के समय की प्रेसिडेंशियल आर्काइव्स में रिकॉर्डेड है, जो 2008 में इंडिया अब्रॉड में छपा था, न्यूक्लियर डील के समय, मैंने खुद पढ़ा था वहां। इसमें क्या लिखा है, उस समय अमेरिकन राष्ट्रपति ने नेहरू जी से पूछा कि आप कितने दिन में एटम बम बना सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया 1 साल में, भाभा से। यानी 1960 में भारत परमाणु बम बनाने की स्थिति में था, मगर नहीं बनाया, शांति के कबूतर उड़ रहे थे। अगर 60 में बना लिया होता तो भाषण का युद्ध नहीं होता। अब आइए, CIA के एक ऑफिसर की किताब इन कन्वर्सेशन विद द क्रो, इसमें लिखा कि जब शास्त्री जी आए तो भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा और उसके बाद शास्त्री जी की दुखद और संदिग्ध मृत्यु हो गई। हाँ, उसके बाद मैं कहता हूं, इंदिरा जी ने एक प्रयास जरूर किया और भारत को परमाणु शक्ति बनाया, मगर मित्रों आर्काइव, KGB एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 किस ढंग से हमारा पूरा एस्टेब्लिशमेंट गिरवी हो गया था, वो छोड़ दीजिए। अब आइए, नरसिम्हा राव की सरकार, एक घुड़की पड़ी अमेरिका से 1995 में, परमाणु विस्फोट की चीज पीछे ले ली गई। अब आइए, UPA की सरकार, AK एंटोनी जी का सदन पे पटल पे दिया बयान है कि चीन का सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी लंबे समय तक, दशकों तक यह नीति रही है कि सीमावर्ती क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। तो AK एंटनी साहब ने तो गजब के महान कार्य किए हैं। इस सेना की निर्माण हम लोगों ने किया ही नहीं की, ये तो नीति के हिसाब से हम लोगों ने, AK एंटनी साहब ने तो कबूल किया था ना, SP सेना साहब, एकदम, ये तो संसद के अंदर कबूल किया गया था कि हमको सड़क निर्माण हमने किया ही नहीं। नहीं, मिस्टर एंटनी ने कहा था कि यदि हम सड़क निर्माण करते और चीन हमारे क्षेत्र में घुस जाता तो हमारे एसेट्स का वो इस्तेमाल करता। मतलब ऐसी सोच है रक्षा मंत्री की
ये मान के कि हम हार गए, हमारे क्षेत्र में घुस जाएगा तो हमारा रोड इस्तेमाल कर लेगा। तो 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स की कल्पना थी, 1990 में प्लानिंग हुई थी, क्यों नहीं बनाया गया? सिर्फ 12 बनाए गए थे 15-16 साल तक। परेशान है चीन क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सड़क से लेकर, और ये जो हम टॉप्स दिखा रहे हैं एसपी सिन्हा साहब, ये अगर आप टॉप्स भी अगर एक बार हमको जल्दी से समझा, चलिए एक बार आप बोलिए एसपी सिन्हा साहब। देखिए ऐसा है, जब आप टॉप्स की बात कर रहे हैं, माउंटेन वॉरफेयर में जो भी हाइट पे बैठता है उसको टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है। तो चाहे आप ब्लैक टॉप की बात कीजिए या हेलमेट टॉप की बात कीजिए, रकिन ला की बात कीजिए और रजंग ला की बात कीजिए, तो ये सब जब टॉप्स आपके ऑक्यूपेशन में है तो स्वाभाविक है कि आप पूरे चुसूल वैली को डोमिनेट कर रहे हैं। चुसूल वैली को डोमिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये वही चुसूल वैली है जहां रजंगला में मेजर शैतान सिंह ने अपने जान की कुर्बानी दे दी थी। उनके कंपनी में 125 लोगों में से 123 की मौत हुई थी। मेजर शैतान सिंह भी शहीद हुए थे। तो आज जो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं प्रणाम करता हूं मेजर शैतान सिंह की आत्मा को कि आपने जो बलिदान दिया था उसका हिंदुस्तान का आर्मी ने आज जवाब दे दिया है। और वो क्षेत्र जिसमें आपका खून बहा था, हमने चीन से वापस छीन लिया है। ये बहुत बड़े गर्व का समय है, ऐतिहासिक समय है। मैं नमन करता हूं आपके वीरता को, और आपके आज आत्मा को शांत होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान। क्या ये एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ? मतलब संजय कुलकर्णी साहब, जनरल कुलकर्णी, ये क्या चीन के साथ विवाद जो हुआ, फेस ऑफ हुआ, तमाम चीजें हुई, इसको क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैं कह सकता हूं? लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान एक बार हम जरूर सुनाना चाहेंगे। देश की रक्षा सुरक्षा के लिहाज से क्या बयान था उनका बड़ा, सुनिए आज आप, बहुत जरूरी आज सुनना। वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं, आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और यह संकल्प कहीं ना कहीं चीन तक भी पहुंच गया है कि अब 1 इंच जमीन पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। संजय कुलकर्णी साहब, मैसेज क्लियर है और पहुंचा दिया गया है मेरे ख्याल से। जो तैयारियां जो गलवान से लेकर पेंगोंग तक हुआ, या वायुसेना प्रमुख से लेकर सेना प्रमुख तक की जो हलचल है, दिल्ली में जो बैठकों का दौर है, एनएसए जी डोवल जो नजर बनाए हुए हैं, क्लियर कट मैसेज इस बार संजय कुलकर्णी। बिल्कुल अमन, इसमें कोई शक नहीं। जब इस तरह के सेना प्रमुख समीक्षा करते हैं, 2 ही चीजें हैं इसमें, एक हौसला अफजाई और यकीन करना, ये सब कुछ अपनी जगह पर है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम 1962 की बार बार बात करते हैं, आपको आश्चर्य होगा अमन, टिल 1959 जनरल जे सिंह साहब ने किताब लिखी है मैकमोहन लाइन, टिल 1959 दी complete defense of McMahon Line, the Northeast Frontier Agency, was the responsibility of Ministry of External Affairs. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जिम्मेवारी थी सुरक्षा। 1959 में बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सुरक्षा करने की जिम्मेवारी दी गई, नहीं तो असम राइफल सुरक्षा कर रही थी। तो इस तरह की जो प्रायोरिटीज थे, अब धीरे धीरे, और जब भी हम बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में वक्त लगता है, और जब कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाता है, चीन क्या कर रहा है? चीन उकसा रहा है, चीन प्रोवोक कर रहा है, चीन कोर्स करने की कोशिश कर, देखने के लिए प्रोबिंग हो रहा है कि क्या हिंदुस्तान तैयार है। अगर हिंदुस्तान तैयार है तो पीछे हट जाओ, बिल्कुल कोई शक नहीं है। हम लोगों ने तैयारी रखनी है, हम लोगों का मनोबल ऊंचा रहना चाहिए, और इसमें कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। क्यों? चीन प्रोब करता रहेगा, चीन को लगता है हिंदुस्तान को उकसाओ। देखो, अगर तैयारी जब होती है आपकी, लड़ाई नहीं होगी।
लड़ाई तब होती है जब दूसरी पार्टी को लगता है कि वो हावी हो जाएगा। अब चीन को लग रहा है वो हावी होने की काबिलियत नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके वो अपने एग्जिट रूट देख रहा है कि किस तरीके से अपनी तरीके से मतलब सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, उस तरीके से चीन की सोच है। अब हमने बिल्कुल भी सतर्क रहने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। लड़ाई नहीं हो इसके लिए बातचीत शुरू है, पर अगर लड़ाई थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और क्या जेजे सिंह, जनरल जेजे सिंह, क्या अब हम और पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है? जो रेकिनला, ब्लैक टॉप और इसके अलावा रिजंगला, ये तमाम जो चोटियां जिनका ब्लैक टॉप ये इनका जिक्र किया जा रहा है, क्या अब हम पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है? क्या हम ये कह सकते हैं, कम से कम दक्षिणी छोड़ के अगर बात की जाए तो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमन। हमें ये हाइट्स ऑक्यूपाई करने के बाद हमें एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मिल गई है। हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चाइना से बात करेंगे कि आप आगे बढ़े तो देख लेना। दूसरी बात, उनको भी अभी समझ में आ गया है, पर उनकी मुसीबत ये है कि उन्होंने, मैं पंजाबी का लफ्ज़ यूज़ कर लूँ तो आप मंजूर करेंगे, उन्होंने एक पंगा ले लिया। अब उस पंगे से कैसे निकलें? और कुलकर्णी साहब सही कह रहे हैं कि वो तरीका ढूंढ रहे हैं, और हमें भी उनको एक वापस जाने के लिए कोई रास्ता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि युद्ध हमारे दोनों देशों के हक में नहीं है। तो जैसे किसी ने कहा, हमारी स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है कि हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए, चारों तरफ से अगर दुश्मन को तो जीत तो जाओगे, लेकिन वो आपका डटकर मुकाबला करेगा। थोड़ा एस्केप रूट दे दो उनको निकलने का कोई रास्ता दे दो, उनको फेस सेविंग का एक रास्ता दे दो। आज से 100 साल पहले मैंने रिसर्च में पढ़ा, अंग्रेजों ने कहा कि चीनी लोग जो हैं, उनके लीडर जो हैं, उनको फेस सेविंग से बहुत ज़रूरी मतलब उनसे असर होता है। तो वो मुंह दिखाना चाहते हैं देशवासियों को, हमने कुछ कर लिया। शायद वो कामयाब हुए नहीं। अब आपको सबको पता है कि चीन की जो फौज ने अचानक हमला किया, हमने उसका डटकर जवाब दिया। पहले तो हमारे देश में ही लोग शक कर रहे थे कि ये सच है या नहीं, कि हमने मार खाई या चीन ने मार खाई। और अब जब उनकी कब्रें दिखती हैं तो हमारे देश में जो क्रिटिक्स थे वो चुप हो गए हैं। क्यों चुप हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि हिंदुस्तान फौज ने करारा जवाब दिया, और हो सकता है कि रात में ही होता है सब कुछ यहाँ पर, और रात में उन्होंने LAC के नज़दीक जहाँ भी चाइनीज कैंप थे उधर घुस के उनको मारा है, एक एक को मारा है, और 40 या 43 तो हमारे खबर में हैं, और भी हो सकते हैं। दूसरी बात, चीन की, जैसे आपने एक पैनलिस्ट ने कहा, त्रिवेदी साहब ने कहा, एक चाइल्ड फैमिली है। वो पूछ रहे हैं हमारा बेटा गायब कहाँ हो गया, उसकी लाश कहाँ है, दे दो हमको, उसको इधर दबा दिया है। ये चीज़ जो है वो भी शी जिनपिंग को तकलीफ दे रही है। अब उनकी मुश्किलें क्या हैं? शी जिनपिंग को कोरोना का ब्लेम मिल रहा है पूरी दुनिया का, शी जिनपिंग को अंदरूनी मसले मिल रहे हैं। उसको ऑल्सो मैं बताना चाहता हूँ कि उसने ताइवान में पंगा लिया है, उसने साउथ चाइना सी में एक एडवेंचरिज्म दिखा रहा है, एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, और उसके ऊपर अपने देश का मतलब आकर्षण LAC की तरफ लाने के लिए उसने ये कोशिश की, पर सब विफल रही, सब नाकामयाब रही, और चीन को बहुत महंगी पड़ी। आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया कि गलत पंगा ले लिया चीन ने भारत से। इस बार उसको रियलाइजेशन हो गया। गजेंद्र जी, अब आप लोगों को भी भरोसा हो गया ना कि पिटाई चीन की हुई थी? सुधांशु जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। गजेंद्र जी, अब आप लोगों को भरोसा हो गया ना कि पिटाई चीन की हुई थी? गलवान से लेकर पेंगोंग तक खदेड़ा चीन को ही गया। यूपीए काल में तो पाकिस्तान भी आग दिखाता था, आज तो चीन का हमने पाकिस्तान वाला हल कर दिया। आए दिन पिटाई हो रही है उसकी। अमन जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। कांग्रेस इस बात पर पूरा विश्वास करती है कि देश की वायुसेना, देश की थल सेना, देश की जल सेना इस बात के लिए सक्षम है कि चाहे वो चाइना हो और चाहे पाकिस्तान हो। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो
उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भूगोल बदल करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। ये वही हिंदुस्तान की सेना है। हिंदुस्तान की सेना पर हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को पूरा गर्व है और हम इस बात पर विश्वास करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात पर भी यकीन करती है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार की जो नीतियां हैं, जो विदेश नीति है, उसके अंदर हम निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमजोर साबित हुए हैं। छोटे छोटे हमारे मित्रवत देश भी आज हमें आंख दिखाने के लिए सामने खड़े हुए हैं। ऐसी स्थितियां देश में पैदा क्यों हुई, ये अपने आप में चिंता की बात है। अगर ऐसी स्थितियों को समय पर रोका जाता तो आपको दर्द इस चीज का है कि हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ। हमको हिंदी चीनी भाई भाई और पंचशील समझौता टाइप करना चाहिए था जो नेहरू जिसमें लगे हुए थे, और ये हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील समझौता हमको उस तरफ जाना चाहिए। कह रहा हूं सर, आपको दर्द हो रहा है हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब है, चीन के साथ रिश्ते खराब है, आपका कोई एमओयू वायलेट हो जाएगा क्या कांग्रेस पार्टी का? मैं नहीं कह रहा हूं। जो घुसने की कोशिश करेगा मुंह की खाएगा। पूरा देश इस बात को जानता है, जहां अमन होगा, जहां शांति होगी, वहां पर तरक्की होगी। सर अमन का नतीजा देख लिया ना, 43,000 किलोमीटर चली गई। सर आपके अमन के चक्कर में 43,000 किलोमीटर जमीन आपने प्लेटर में सजा कर दे दी। वही तो भूगोल सुधार कर रही है हमारी सेना। ये जो देखिए आपके लिए मैंने ग्राफिक्स चलाई, जो मैप देख रहे हैं, नक्शा आप देख रहे हैं, रेकिनला, काला टॉप और ये जितने जो पॉइंट्स है ना, ये वो पॉइंट्स हैं जो 62 में जिन इलाकों पर हमारी सेना 62 के बाद से जिन इलाकों पर नहीं गई है, आप समझ रहे हैं? मजबूत हौसलों के साथ जो उन्होंने नेहरू की भूल मोदी कर रहे हैं, भूल सुधार या भूगोल सुधार कुछ भी कह लीजिए सर, के अंदर आपको तो उनका मुबारकबाद देनी चाहिए। सर ये जो कर रहे हैं वो हमारी भारतीय सेना कर रही है। हमारी केंद्र की सरकार की वजह से तो में सेना की हार नहीं थी, 62 में राजनीतिक सरकार ने, आपको ध्यान हो तो पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा कर लिया था। 71 में जीते तो इंदिरा गांधी जीती, 62 में हारे तो सेना हारी। सैनिकों के सामने हिंदुस्तान की वो सेना है। गजेंद्र जी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज, राजनीति करना किसी रूप में भी ठीक नहीं है। इस बात का कांग्रेस सुधांशु त्रिवेदी उसके बाद हमारी सेना मजबूत है और जब 62 में, और अगर चाइना हो, पाकिस्तान हो या किसी भी देश गजेंद्र जी 71 में 2 टुकड़े किए तो इंदिरा गांधी, 62 में हार गए तो सेना हारी, 71 में 2 टुकड़े कर दिए तो इंदिरा गांधी ने कर दिए, 62 में हार गए तो नेहरू की हार नहीं थी, वो सेना की हार थी। को वापस रिपीट करता हूं आपको, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आज भी शहीदों को नीचा दिखाते हैं, आज भी देश के आंदोलन करने वाले शहीदों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, शहीद परिवार को नीचा दिखाते हैं। अरे शहीदों का तो बॉडी नहीं जाता था गांव तक, वाले लोगों को नीचा दिखाते हैं। इस बात का हमें विरोध है। ठीक विरोध है। नेहरू परिवार, गांधी परिवार इस देश के अंदर शहीद भारत का विरोध इस समय ठीक नहीं है। क्या इसने देश की बेबूती के लिए 70 साल तक देश को, चलिए सुधांशु त्रिवेदी आप बोल रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे। आंदोलन के अंदर गजेंद्र जी गुस्सा नहीं, आराम से, चीन के लिए गुस्सा बचा के रखिए सर, सुधांशु त्रिवेदी आप बहुत आक्रोश और आवेग में बोले, पहले भी, परंतु आप ये भूल गए और सक्षम हुई है, इस बात का हमें फक्र है। ठीक है, अच्छा साकला जी आप बहुत आक्रोश और आवेग में बोले, परंतु आप यह भूल गए कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत की सेना का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, उनका बयान सिर्फ निजी बयान मानकर किनारे हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिनको हाफिज में साहब, याकूब मेनन में डिविजन किलिंग, अफजल में हालात का मारा नजर आता है, और भारत की सेना के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है, जो डीजीएमओ द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की कॉन्फ्रेंस करने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, जो एयरफोर्स द्वारा बालाकोट करने के बाद पूछते हैं कुत्ते मरे थे कि कौवे मरे थे, पेड़ गिरे थे कि बिल्डिंग गिरी थी, वो लोग आके जब सेना की बात करते हैं तो बहुत आश्चर्य लगता है। और मैं कहना चाहता हूं विदेश नीति, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। बताइए आज चीन के साथ कौन देश खड़ा है? कौन खड़ा है चीन के साथ? सिर्फ 2, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, जो प्रैक्टिकली उसके जखरीद गुलाम, बाकी सब हमारे साथ। आपके जमाने में विदेश नीति होती थी, जब कश्मीर का मुद्दा उठता था तो केवल सोवियत संघ हमारे साथ, बाकी लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ। आज जब मुद्दा उठता है कश्मीर का तो केवल चीन पाकिस्तान के साथ, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ। पराया ये हमारी और देश की बात हो रही है, अंतर है। पहले भी भारत देश लड़ा था, आज भी भारत देश लड़ रहा है। इस बात को आप लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। कब आप ये अपना जो बात कही आपने किया, हमने किया, किसी ने नहीं किया, देश की सेना ने किया, इस बात को आप स्वीकार करो। अब मैं आपको फैक्ट देता हूं, आपको बहुत स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, बीच में अगर आप गलत बात करोगे तो आपको टोकना पड़ेगा।
चलिए अब मैं ऐसी बात आपने किया जो किसी कोई के गया था सेना पर काट दे। बंदूक लेकर के? अब सुनिए, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। खाली टेलीविजन के चीन ऊपर ने बंदूक सड़क दिखा करके बनाई। फोटो खिंचाते हो, क्या सेना पर गया था सेना में लड़ने? देखिए, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, गलत तरीका है। आप भी हस्तक्षेप पहले भी भारतीय सेना ने युद्ध किया, दर्शकों को भी आज अच्छा भी लगा। भारतीय सेना लड़ रही है। अच्छा, क्या मैं बोलेंगे ना, बताता टाइम हूं वेस्ट आपको होता है। सेना एक की एक करके एक अब करके कहीं दो राय नहीं है। एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। सुधांशु त्रिवेदी ये फिर आप बहुत आक्रोश में बोल बोलिए। रहे हैं, गजेंद्र जी मैं फिर आप सुनना बोलिएगा, चाहता मैं आपको टाइम दूंगा। सुधांशु त्रिवेदी सुनिए, चाइना ने तिब्बत से सिकियांग तक सड़क बना ली थी। 6 अक्टूबर 1957 को चीन ने अखबार में प्रकाशित कर दिया कि हमने सड़क बना ली। क्या किया नेहरू जी ने? कहा अपने विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी को भेजा कि जाके देख के आओ कि सड़क बनी है कि नहीं। और जब लौट के आने के बाद 3 फरवरी 1958 तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर दत्ता ने लिख के भेजा प्रधानमंत्री को, जब इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1200 किलोमीटर की सड़क हमारे इलाके से गई है। तो नेहरू का 4 फरवरी 1958 का जवाब है कि इसको डिप्लोमेटिकली डील करेंगे चाइना की एम्बेसी के साथ और इनफॉर्मली डील करेंगे। गजब का भाषण दे रहे हैं। और उसके बाद मार्च 1960 चाउ इन लाई भारत आते, उनका जबरदस्त स्वागत होता है, 5 दिन स्वागत सत्कार। और उसके बाद नेहरू जी फोरम हाउस में बोलते हैं कि वो कह के गया है चीन का प्रीमियर कि वो नेफा पे नहीं, नेफा छोड़ देगा मगर अक्साई चिन्ह नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद उसी साल दिसंबर में चाइना को संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए नेहरू जी जाके वकालत करते। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की नीति पे। जो मैंने फैक्ट रखे गोखले जी, इसमें फोर ऑफ द हाउस के ऊपर है, नेहरू की जीवनी में लिखा हुआ है। चुनौती के साथ कहता हूं, इसमें एक डेट भी काट दीजिए। 30 सेकंड गजेंद्र जी, बोलिए अब आप। 30 सेकंड, उसके बाद विशंबर दयाल मैं आपके पास आ रहा हूं, एसपी सेना में आपको भी टाइम भी दूंगा। 30 सेकंड गजेंद्र सर, अभी सुधांशु जी का पूरा बयान मैं सुन रहा था। भाषण के अंदर, इन बयानबाजों के अंदर केवल हिंदुस्तान की सेना को नीचा दिखाना, हिंदुस्तान की सेना के द्वारा किए गए आंदोलनों का, हिंदुस्तान की सेना के जो पराक्रम किया गया है उस पराक्रम को नीचा दिखाना, बार बार उस भूतकाल के अंदर जाकर के उन जख्मों को ला करके लोगों के सामने रखना जिनको कि भारतीय सेना को नीचा देखना पड़े। क्या ये दलिया दलने के लिए वार्ता करते हैं? आपको इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है? हम देश की सुरक्षा को लेकर के किस तरह की छोटी बातें करते हैं? या 67 में भारत का सेनाध्यक्ष कौन था? किस तरह से हम देश की सेना का मनोबल गिराने की बातें करते हैं? उस समय भी देश की सेना ने लड़ा था, आज भी देश की सेना चलिए ठीक है, आप विशंबर दयाल और एसपी सेना, जल्दी जल्दी मुझे वाइंड अप करना है। पहले विशंबर दयाल और एसपी सेना। विशंबर दयाल, हालात बदले हैं, 62 नहीं 2020 का भारत है। ये कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ रहा है, बीजेपी को, और चीन को शायद ज्यादा समझ में आ रहा है। विशंबर दयाल आप, उसके बाद एसपी सेना। 30 सेकंड। देखिए अमन, चाहिए आप मुझे 5 सेकंड दे दीजिए, मैं काम की बात कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो नहीं, सबने बहुत टाइम लिया है तो 2 मिनट दे दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि देश को पता होना चाहिए कि जैसे दुनिया में डेटरेंट है ना न्यूक्लियर फोर्स की, न्यूक्लियर पावर्स है, भारत के पास एक ऐसी पावर है जिसके 2 जनरल बैठे हैं। भारत की फौज के पास एक मिनी न्यूक्लियर है, इंडियन इन्फेंट्री। और पाकिस्तान जैसे दुश्मन है, ऐसे पूरा देश बोले चाइना हमारा दुश्मन है, और दुश्मन इस टाइम अगर बैकफुट पे है तो मैं ये नहीं कह रहा पूरी लड़ाई लड़िएगा, मैं ये कह रहा हूं जो कार्रवाई शुरू की है उसको रोकिए मत, क्योंकि चाइना को कोई भी गैप मत दीजिएगा। चाइना आपका दुश्मन है, चाइना की गर्दन अगर फंसाओ तो और वो आया है, उसकी स्ट्रेटजी में मत खेलिए। वो चाहता है आप 1 साल तक डिप्लॉयमेंट करते रहे, आप भी ब्लीड करें इकोनॉमिकली और वो भी ब्लीड करें, लेकिन आपको ये मौका है, ये उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कीजिए। बैटल उस दिन स्टार्ट होगी थी जिस दिन हमारा पहला आदमी, जिस दिन उसने हमारी मौका है, और इसलिए अब चौका लगाने का टाइम आ गया। मैं गजेंद्र जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न का टाइम नहीं, अपनी बात 10 सेकंड जल्दी से। देखिए, सच है कि 18 साल इंडियन एयरफोर्स को कोई स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट नहीं दिया गया। 84 के बाद कोई आर्टिलरी इंडियन आर्मी को नहीं दी गई। रफाल खड़ा है। 2008 में जब एयर मार्शल बारबोरा ने 5 बार एप्लीकेशन दिया कि डीबीओ एयर स्ट्रिप को रिपेयर करो, एकदम नहीं अनुमति दी गई। क्या बात करते हैं लोग? ठीक सर, और इसलिए रफाल खड़ा है। और अंबाला से चीन की दूरी भी हमने आपको दिखाई थी कि कुछ मिनटों के अंदर रफाल जो है वो पहुंच जाएगा पाकिस्तान। अंबाला में खड़ा हुआ है, दूरी कितनी है ये आप देख लीजिएगा गूगल मैप के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी गेस्ट मेरे साथ जुड़े। इस बीच एक बड़ी खबर आपके लिए बताना बहुत जरूरी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी वेबसाइट से लिंक ट्विटर अकाउंट थोड़ी देर के लिए हैक कर लिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ी देर में ही अकाउंट को हालांकि रिकवर भी कर लिया गया। अब जरा ये सोचिए, अगर प्रधानमंत्री की वेबसाइट का अकाउंट हैक हो सकता है तो आपका भी हो सकता है।
इससे बचे कैसे? 7 पॉइंट्स में हम आपको ये समझा देते हैं इससे बचे कैसे। देखिए, किसी से अपना पासवर्ड शेयर बिल्कुल ना करें, ये थंब रूल है। पासवर्ड कभी शेयर मत करिए। पासवर्ड लंबे और स्पेशल कैरेक्टर्स वाले रखें। संदिग्ध वेबसाइट पर अपनी डिटेल ना डालें, जिसमें भी आपको संदिग्ध वेबसाइट लगती है उसमें अपनी डिटेल्स अपलोड आप ना करें। ये तीसरी बड़ी चीज, इन बातों का ध्यान रखें आप। दूसरों के कंप्यूटर्स या नेटवर्क का इस्तेमाल जितना हो सके अवॉइड करें, ना ही करें। दूसरों के कंप्यूटर्स पर आप लॉगिन ना करें। संदिग्ध वेब ब्राउजर्स का इस्तेमाल आप ना करें। ऑथेंटिक वेब ब्राउजर है उसी का इस्तेमाल करें। नए ब्राउजर्स पर लॉगिन डिटेल सेव ना करें। एक ऑप्शन आता है ना, सेव डिटेल्स, उसको आप क्लिक ना करें। ओपन वाईफाई के इस्तेमाल से आप बचें। जैसे मार्केट, मॉल, जगह जगह ओपन वाईफाई होता है जिसका आप फ्री वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करने से आप बचें। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.